170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यह डिक्टेशन होगा। तो 5 सेकंड बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभापति महोदय, आपने अपने भाषण में संकेत किया था कि वैज्ञानिक को जनता के जीवन से अलग नहीं रखा जा सकता। मुझे आशा है कि जब आप वैज्ञानिक समस्याओं की चर्चा करेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि समाज में वैज्ञानिकों की क्या भूमिका होती है और उनके कार्यों का आम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों में स्थिति अशांत है और यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी पश्चिमी देश इस प्रश्न पर सरल सा उत्तर दे देते हैं कि इन देशों के लोग अपना शासन स्वयं चलाने के योग्य नहीं हैं, वे अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर सकते। यह एक बहुत सरल उत्तर है, परंतु यह ठीक उत्तर नहीं है। आइए हम पीछे मुड़कर यह देखें कि 80 वर्ष पहले यूरोप में क्या हुआ। 2 भयानक विश्व युद्ध हुए जिनमें दुनिया फंस गई। उससे पहले सदियों तक संघर्ष रहे, अंदरूनी लड़ाइयाँ चलती रहीं, गृह युद्ध होते रहे, क्रांतियाँ होती रहीं, छोटी छोटी अन्य बहुत सी तनातनी और संघर्षों की तो बात ही छोड़िए। आजकल एशिया और अफ्रीका में हम जो संघर्ष देखते हैं वे उन्हीं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण हो रहे हैं जो यूरोप में पिछली सदियों में थी। वे अपने कृषि प्रधान देशों को उद्योग प्रधान देश बनाने की कोशिश कर रहे थे, जागीरदारी समाज व्यवस्था की जगह लोकतंत्रीय समाज व्यवस्था कायम कर रहे थे, जिससे कि लोग वंश, क्षेत्र, भाषा और धार्मिक आधार पर न बटे रहें बल्कि एक राष्ट्र के रूप में संगठित हों। अब यह स्थिति यूरोप की जगह एशिया और अफ्रीका की है। इन दोनों महाद्वीपों के लोग 21वीं सदी के प्रारंभ में उसी दौर में से गुजर रहे हैं। हमारी सभी कठिनाइयों, हमारी अस्थिरता, हमारे तनाव, इन सभी का कारण यह है कि हम एक औद्योगिक समाज की नींव डाल रहे हैं, अपनी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं को लोकतंत्रीय बना रहे हैं और राष्ट्र राज्य बना रहे हैं, जिससे कि हमारे स्त्री पुरुष भी स्थान, धर्म और जाति के क्षुद्र विचारों से छुटकारा पा लें और अपने को केवल एक देश का नागरिक समझने लगे। तथापि जिस ढांचे में ये ऐतिहासिक प्रवृत्तियां काम कर रही हैं वे हमेशा एक से नहीं होते बल्कि हर स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि प्रशासन और प्रबंध चलाने में कार्यकुशलता का बहुत अधिक महत्व होता है। यद्यपि यह विज्ञान का युग कहा जाता है, परंतु मेरी राय में कुछ अर्थों में तो यह प्रबंध का युग है। इसलिए प्रशासन के इस भाग को आजकल अधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है। भारत में हमने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। देश के बड़े आकार के कारण ये सभी योजनाएं बड़ी विशाल हैं। मेरे विचार में भारत की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि चारों तरफ कार्य कुशलता कैसे बढ़ाई जाए। प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी समझ में कुल मिलाकर हमारे कार्यक्रम अच्छे ही हैं, परंतु हम उन कार्यक्रमों को ठीक तरह पूरा नहीं कर सके और यही कारण है कि प्राय हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए। आवश्यक बात यह है कि सरकार सही आदमी को सही काम पर लगाया जाए। मैं समझती हूं कि इसमें असफलता का एक कारण तो यह है कि सरकार के पुराने ढर्रे में विशेष योग्यता प्राप्त नहीं की जाती थी, या यूँ कहिए कि किसी विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यह समझा जाता था कि एक आम प्रशासक सभी काम कर सकता है। अब हम अपने अनुभव से यह सीखे हैं कि कुछ लोग तो बहुत ही प्रतिभाशाली और योग्य होते हैं, जो कोई भी और कितने भी काम बराबर सफलता से कर सकते हैं, परंतु बहुत से ऐसे काम होते हैं जो वह नहीं कर सकते। हमने यह देखा कि इस कारण से सरकार में और सरकार के बाहर भी हमें हानि उठानी पड़ी। जहां तक भारत में प्रशासकों और प्रबंधकों का संबंध है, प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि उन्हें ज्ञान और अनुभव हो, यह भी जरूरी है कि वे हर समय परिवर्तन लाने को तैयार रहें। समाज बदल रहा है और एक तरह से तो हर समाज में परिवर्तन होता ही रहता है। समाज इसलिए बदलते रहते हैं क्योंकि हर पीढ़ी के अपने नए विचार होते हैं। भारत के बारे में तो यह बात और भी लागू होती है, क्योंकि अभी भी हम जागीरदारी व्यवस्था से निकलने और अगला कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कदम चाहे कोई भी हो, हमने इसे उठाया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में भारत अभी युवावस्था में है।
हम में से जो माता या पिता हैं वे जानते हैं कि किशोरों से व्यवहार करते समय क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। भारत गणराज्य भी अब अपने जीवन के 53 वर्ष पूरे कर चुका है और युवा अवस्था से गुजर रहा है। इस अवस्था में यदि आप मार्गदर्शन न करें तो आप किशोर किशोरियों में रोष पैदा हो जाता है, परंतु यदि आप सलाह दें तो और भी अधिक रोष पैदा हो जाता है। आपको ऐसा रास्ता निकालना है कि उन्हें मार्गदर्शन भी मिल जाए और इसका आभास भी न हो। यह मार्गदर्शन बड़ी चतुराई से किया जाना चाहिए और हर क्षेत्र में अलग अलग ढंग से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में मार्गदर्शन की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए लोगों की नब्ज टटोलकर यह पता लगाना चाहिए कि उनकी अगली आवश्यकताएं क्या हैं और किस तरह से पूरी की जा सकती हैं। साफ है, हम सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, परंतु यदि हम उन्हें समझा दें कि हम ईमानदारी से आपकी समस्याएं हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी जनता धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकती है और प्रतीक्षा की अवधि में जो कुछ आवश्यक हो करने को तैयार हो सकती है। उदाहरण के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र के विवाद को लीजिए। अब मेरी राय में इन दोनों में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये दोनों भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और ये दोनों जितना साथ रहकर मिलजुल कर काम करेंगे उतनी ही कुशलता से काम कर सकेंगे। ऐसे बहुत से पूरे के पूरे क्षेत्र हैं जिन्हें निजी क्षेत्र धन या साधनों की कमी के कारण अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मुझे इस बात में कोई तुक नज़र नहीं आती कि सारा धन तो सरकार दे और सारा लाभ और कोई उठाए। यदि कोई व्यक्ति अपने साधनों से कुछ कर सकता है तो कोई उसे ऐसा करने से रोकना नहीं चाहता। उसे आगे बढ़ना चाहिए और इसमें हम उसकी यथासंभव सहायता करेंगे। परंतु और भी कई बड़े बड़े काम ऐसे हैं जिन्हें सरकार ही चला सकती है। सरकार पहले से ही निजी क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों का समुचित उपयोग कर रही है। यदि हम देखते हैं कि कोई आदमी किसी काम के लिए उपयुक्त है तो हम उसका सहयोग लेना चाहेंगे। विराम।